चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 12 के 7 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। तो विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी और अपने चरम उत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूट लिया गया और बाद में यह उजड़ गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था, पर फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा और इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की थी। एक चित्र है विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग है। देखते हैं हम्पी की खोज। तो हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिंग मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यरत थे और इसने स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया और उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पुरास्थल के पुरोहित की स्मृति पर आधारित थी। कालांतर में 1856 ईस्वी में 56 ईस्वी से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने का प्रारंभ किया, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया है। कॉलिन मैकेंजी देखते हैं। तो 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिंग मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षण तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की और 1815 में इन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। और वे कहते हैं ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, उसको अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों तथा रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थी। फिर हम देखते हैं अपने टॉपिक में राय नायक तथा सुल्तान देखते हैं। राय नायक तथा सुल्तान देखते हैं। तो परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी और इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमा पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, और उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसलों के राज्य का विकास देखा था और इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा वेलूर के चन्नकेश्वर मंदिर को संरक्षण प्रदान किया गया। विजयनगर के शासकों, जो अपने आप को राय कहते थे, उन्होंने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और जैसा कि हम देखेंगे इन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
कुछ स्रोत देखते हैं तो कर्नाटक साम्राज्यम्यू देखते हैं, तो जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्यम्यू की संज्ञा दी। और ये एक है मैकेंजी के बारे में ही है। मैकेंजी और उनके सहायक चित्र हैं। मैकेंजी और उनके सहायक या चित्रकार थॉमस हिके द्वारा बनाए गए तैलचित्र की किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया प्रतिरूप है ये। फिर एक और स्रोत है हाथी घोड़े और लोग देखें तो गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है और 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई थी। फिर हमने टॉपिक पे देखे शासक और व्यापारी देखते हैं। चूंकि इस काल में युद्ध काल प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी और इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़े का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें कुदहिरई चेटी अथवा घोड़े के व्यापारी कहा जाता था, इन्होंने ये भी इन विनिमयों में भाग लेते थे और 1498 ईस्वी में कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारियों तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग में उन्होंने इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। विजयनगर भी मशालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था और यह भी समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। उसके बाद राज्य का चरमोत्कर्ष का पतन देखें तो राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था उसने 1485 तक नियंत्रण रखा और उन्हें सुलुबों ने उखाड़ फेंका जो सैनिक कमांडर थे और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुबों ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेव राय तुलुब वंश के ही संबंध था तुलुब वंश से ही उनका संबंध था। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इस काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र यानी रायचूर दुआब हासिल किया गया यानी 1512 में और उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया 1514 तक तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया 1520 में। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव को ही जाता है और उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय के या उनके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होता है। विजयनगर की मृत्यु के कृष्णदेव की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा और उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराबिदों के हाथों में चला गया जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे और पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सुल्तानों और दक्कन सल्तनों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत रही और 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगरी यानी जिससे तालीकोटा के
नाम से भी जाना जाता है। तांगरी के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली और विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उससे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया और यहाँ अराविदु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी यानी तिरुपति के समीप से शासन किया। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी और फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताओं होने पर भी हमेशा या अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारी का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरोध धारण करके गौरव महसूस किया। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकारी के विवादों को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के अस्तित्व के निश्चित करने के इच्छुक थे और यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर लिया। इस स्रोत में देखे राजा और व्यापारी। तो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, जिसका शासनकाल 1509 से 29 तक था, तो उसके शासनकाल के विषय में आयुक्त मलयाद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी और व्यापारियों के विषय में उसने लिखा है, एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़े, हाथियों, रत्न, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके, उसे प्रबंधन करना चाहिए और उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारी या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है और की भली भांति देखभाल की जा सके, और सुदूर देशों में व्यापारियों जो हाथियों और अच्छे घोड़े का आयात करते हैं उसको रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर तथा उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबंध करना चाहिए। ऐसा करने पर ये वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंच सकती। फिर है कि यवन संस्कृति भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग यूनानियों तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। फिर देखते हैं राय तथा नायक। टॉपिक में राय तथा नायक देखने साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाला में सेना प्रमुख होते थे जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे, और ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुता के आगे समर्पण किया था और पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और उन्हें सैनिक कार्रवाइयों के माध्यम से ही बस में किया जाता था। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिया गया है। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए गए थे और वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोगी तथा घोड़े और हाथी के निर्धारण दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे और जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार
दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था और 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस कारण केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। यह अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ है और जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है जिसका अर्थ है उच्च पद का कुलीन व्यक्ति। फिर विजयनगर राजधानी ही तथा उसके परिप्रदेश देखें तो उस समय हम अब उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह ही यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी। तो इसमें शहर के विषय में खोज कुछ स्रोत हैं। विजयनगर के राजाओं तथा उनके नायकों के बड़ी संख्या में अभिलेख मिलते हैं जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दोनों का उल्लेख तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और इनके बारे में लिखा। इनमें सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकोलो दे कौंती नामक इतालवी व्यापारी, अब्दुल रज्जाक नामक फारसी के राजा का दूत, अफानाशी निकितीन नामक रूस का एक व्यापारी, जिन सभी से 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी, और दुआरते बरबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का फर्नांडो नूनीज जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे। फिर विशाल फैला हुआ शहर तिया डोमिंगो फेस द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन में लिखा गया एक उद्धरण है। इस शहर का परिमाप में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह एक स्थान से पूरे ही तरह नहीं देखा जा सकता, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़कर जहाँ से मैं इसका एक भाग देख पा रहा हूँ, और मैं इस पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित थी, और वहाँ से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत होता है और देखने में अत्यंत सुंदर। इसमें पेड़ों की कई उपवन है, आवास के बगीचे में तथा पानी की कई नलियों जो इसमें आती है तथा कई स्थानों पर झीलें हैं, और राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ लगे हैं, बगीचे तथा अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष हैं। ये वातावरण प्रस्तुत करते हैं। फिर जल संपदा देखते हैं। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाली तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी से मिलती है। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। चूंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचय और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंधन करना आवश्यक था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज हम कलमपुरम जलाशय कहा जाता है। और इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती है, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जाल संबंधी संरचनाओं में से एक हेरिया नहर को आज भी इन भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। और इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। स्रोत है हौजों या जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था। तो कृष्ण देव राय द्वारा बनाए गए जलाशय के विषय में पेश एक लिखा गया है। तो राजा ने एक जलाशय बनवाया 2 पहाड़ियों के मुख विवर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहाँ इकट्ठा हो। और इसके अलावा जल 9 मील यानी लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से पाइपों
पाइपों से आता था जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता था जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी से मिलती है। जलाशय के 3 विशाल स्तंभ बने हैं जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए हैं और ये उत्तरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं जिनमें से ये अपने बगीचों तथा धान के खेतों की सिंचाई के पानी लाते हैं। और इस जलाशय को बनाने के लिए राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया था। जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा कि वहाँ 15 से 20 हजार आदमी थे और चींटियों की तरह थे। फिर हम देखते हैं किलेबंदियों तथा सड़कें देखते हैं विजयनगर में। तो इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नजर डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था। और 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट यानी कोझिकोड भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। उसने न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों की ओर घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी और यह विशाल राजगीरी संरचना थोड़ी सी शुंडाकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता था। पत्थर के टुकड़े फानाकार थे जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे और इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेती को भी घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक लिखता है, पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास है। और पेश कहता है, इस पहली परिधि में शहर में प्रवेश करते तक की दूरी बहुत है और जिसमें खेत है वहाँ वे धान उगाते हैं और कई उद्यान है और बहुत जल जो 2 झीलों से लाया गया था। इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई है जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। और यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा गया था जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? अक्सर मध्यकालीन घेराबंदी का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को अनुखाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। ये घेराबंदी कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अनागारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया। दूसरी किलेबंदी नगरी केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था जिसमें महत्वपूर्ण इमारतें के प्रत्येक समूह की अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बने गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। और कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक यानी हिंदू इस्लामिक कहते हैं क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की तथा वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई है। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कें में से कई मंदिरों के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी और इनके दोनों ओर बाजार थे। कुछ स्रोत देखते हैं। स्रोत नहीं है, एक चित्र है। राजकीय केंद्र की ओर जाती एक कृत्रिम जल प्रणाली है। फिर एक और है, किलेबंद द्वार से बना एक प्रवेश द्वार है ये।
फिर हम टॉपिक पाते हैं शहरी केंद्र देखते हैं विजयनगर के। तो शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातत्वविद साक्ष्य है। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों जिनमें शहरी केंद्र का उत्तरी पूर्वी एक कोना भी शामिल है उसमें परिकृष्ट चीनी मिट्टी पाई गई और उनका यह सुझाव है कि हो सकता है इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हो। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था और यहाँ स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं और फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। सामान्य लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में नहीं है उनका 16वीं शताब्दी का पुरातत्विक यात्री बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं और फिर भी सुदृढ़ है और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों के व्यवस्थित हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों जो संभव विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे उससे के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। और सर्वेक्षण से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। यहाँ के चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं और विजयनगर में एक मस्जिद मिला है। फिर राजकीय केंद्र देखते हैं। तो राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित हैं। स्पष्टतः मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था जो इस देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई थी और ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होती है। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थी और जबकि धरतेहमर भवनों की अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। यहाँ विजयनगर के एक भवन का वर्णन दिया है। सभा मंडल तथा महानवीन डिब्बा जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है के विषय में वह लिखता है। इस संरचनाओं में एक के ऊपर एक दो मंच है। सुंदरता से चित्रित ऊपरी मंच पर इसका विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है और एक अन्य के बीच में एक चबूतरा रखा गया है जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है, मुकुट तथा राजकीय पायल। देखते हैं फिर महानवी डिवा देखते हैं। तो इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया जाता है। राजा का भवन नामक संरचना अंतर क्षेत्र में सबसे विशाल है तब परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवी डिवा कहा जाता है और पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इसके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी और स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। शहर के सबसे ऊंची स्थानों में एक पर स्थित महानवी डिवा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट की आधार पर 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ऐसा साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी और मंच का आधार उभादार उत्कीर्णन से पटा पड़ता है।
इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार, इससे दशहरा यानी उत्तर भारत में होता है, दुर्गा पूजा बंगाल में कहा जाता है, और तथा नवरात्रि या महानवमी प्राय द्वीपीय भारत में कहा जाता है, नामों से जाना जाता है कि महानवमी शाब्दिक अर्थ महानवा दिवस से है के अवसर पर इसके अवसर पर निष्पादित किए जाते थे, और इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे लोगों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इस उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहारों के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। क्या महानवी डिवा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था। विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर एक आस्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राज्य के केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। एक चित्र है कमल महल की एक मेहराब का सूक्ष्म चित्र दिया गया है। फिर देखा है कमल महल का एक खारा चित्र देखा किसी वस्तु अथवा संरचना का अर्धव अवलोकन होता है। यह हमें उन अभिलक्षणों के विषय में जानकारी देता है जो वो एक छाया चित्र में नहीं देखा जा सकता। और मेहराबों को ध्यान में देखेंगे तो ये संभवतः इंडो इस्लामी तकनीकों से प्रभावित है। यह है महानवी डिवा का उत्कीर्ण चित्र। महानवी डिवा। फिर विजयनगर एक भवन देख चुके हैं। फिर हम देखते हैं राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस यानी कमल महल है, जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांच है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था। एक सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है यह है कि यह परिषदीय सदन था। यहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित हैं, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय जो हजार राम मंदिर कहा जाता था। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। बीच के देव स्थल की मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पट्टर मूर्तियां सुरक्षित है और इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्ण रामायण से लिए गए एक दृश्यांश सम्मिलित है। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई थी, पर नायकों ने महलनुमा संरचना के निर्माण की परंपरा को जारी रखा और इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में हैं। यह है मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग। मेहराबों को हम ध्यान में देख सकते हैं। और एक है हजार राम मंदिरों के दीवारों पर मूर्ति कला। फिर हम टॉपिक पे देखते हैं धार्मिक केंद्र। ये अगले पार्ट में देखेंगे धार्मिक केंद्र वाला।